नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया के तरफ से एक सकारात्मक कदम उठाया गया है जो कि बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा निगेटिव जो चीज़ रहता है उसको तो हम लोग ज़रूर बताते हैं, लेकिन अगर सकारात्मक कुछ कर रही है सहारा इंडिया तो भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग सकारात्मक न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं कि कहीं ना कहीं से सहारा इंडिया भुगतान के तरफ या जो भी पैसा पीएफ है, टीडीएस है, अगर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है तो निकले तो बहुत अच्छा रहता। तो इसी दिशा में 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस सहारा इंडिया कंपनी जमा की है 2-3 दिन पहले, जैसा न्यूज आ रहा है। तो हमने भी पता किया 1-2 एजेंट से, तो इसमें सब लोगों का जमा नहीं हुआ है। जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से केवल 5 लाख से ज़्यादा जिनका इनका कमीशन था टोटल जोड़ के सब कंपनियों में अगर है तो उन लोगों का टीडीएस कंपनी जमा कर दी, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि ये जमा करना था अप्रैल 2021 में, उसका लास्ट डेट था 20-21 का। जैसे मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उससे अगले महीना में उस क्वार्टर का जमा करके टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना रहता है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं आप तो उसी दिन से 18% इंटरेस्ट शुरू हो जाता है इनकम टैक्स का। तो कंपनी जमा अभी की है तो इतना दिन का 18% के ब्याज के साथ जमा की होगी टीडीएस और पेनल्टी के साथ। और इसका एक और है लेट से टीडीएस जमा करने का परिणाम कि अगर आप जो भी सरकारी ड्यूज कंपनी में रहता है उस पे 30% इनकम टैक्स लग जाता है। कैसे? क्योंकि वो आपका खर्चा माना नहीं जाता है, उसको इनकम में ऐड बैक कर दिया जाता है। जैसे आपका इनकम 100 रुपया है और आपका खर्चा 90 रुपया है, लेकिन 90 रुपया जो खर्चा है उसमें 10 रुपया टीडीएस का था, आप डिडक्ट किए थे किसी का, चाहे वो इंटरेस्ट पर हो या चाहे कमीशन पे हो, तो 10 रुपया आप डिडक्ट तो कर लिए लेकिन जमा नहीं किए टाइम पे, तो 10 रुपया को इनकम टैक्स पेमेंट नहीं मानेगी और खर्चा से हटाएगी। तो खर्चा से हटाएगी तो आपका इनकम बढ़ जाएगा, तो इनकम बढ़ जाएगा तो 30% कम से कम आपको टैक्स लग जाता है। तो ये सब भुगत चुकी है सहारा इंडिया, क्योंकि इस डिले टीडीएस जमा करने का इसका प्रचलन बहुत पहले से है, जिससे इसी को लॉस होता है। जिसका कटा उसको तो विथ इंटरेस्ट रिफंड मिलता है अगर आईटीआर आप भरे हुए हैं और सहारा टीडीएस जमा कर दी। अब बहुत लोग इसके चलते भी आईटीआर नहीं डाले, क्योंकि टीडीएस मार्च तक लास्ट डेट था 20-21 का भरने का, और ये कंपनी टीडीएस उस टाइम तक नहीं जमा की होगी, तो लोग आईटीआर भी छोड़ दिया कि नहीं भरेंगे, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा और टीडीएस नहीं है तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना पड़ता है। अब जाके ये टीडीएस जमा की है जबकि टाइम खत्म हो गया है, तो जो लोग आईटीआर नहीं फाइल किए हैं उनका तो ये पैसा डूब गया। अगर उनको रिफंड होना रहता तो टाइम पर अगर जमा करती, अभी टीडीएस डालने से जिनका आईटीआर नहीं फाइल है कोई फायदा नहीं है, वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते हैं, टाइम बाद हो गया है। अभी रिटर्न जो फाइल हो रहा है वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर का फाइल हो रहा है, जिसका टीडीएस भी अभी तक नहीं गया होगा, इसका भी जाएगा अगले साल, जब तक इसका टाइम खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं से इसको तो खुद लॉस होता ही है, जिसका कटा हुआ है उसका भी लॉस ये करती है, जिससे हमको शिकायत हमेशा रहता है कि आखिर आज नहीं कल आपको जमा करना है। ऐसा नहीं है कि टीडीएस काट लिए तो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ जगह है जो कि गड़बड़ी करके, जैसे अभी भी जमा हुआ है तो 5 लाख से ऊपर लोगों का शायद हुआ है, तो उससे जो कम था उनका टीडीएस कट गया, वो कहाँ गया? क्या वो रिफंड करेगी सहारा इंडिया? अगर नहीं करेगी तो कमीशन में जोड़ के देगी इसका, अब तो सहारा इंडिया बताएगी। खैर जांच तो चल ही रहा है सर सब कंपनी पर एसएफआईओ का। तो यही सब गड़बड़ी है कि आप टीडीएस काट लिए, नहीं जमा किए तो पार्टी को रिफंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक प्लस पॉइंट है कि टीडीएस जमा होगा। दूसरा है कि 1 तारीख को जो सुनवाई होनी है जिसमें 220 करोड़ का कंप्लेन भेजा है सोसाइटी का, उसका भुगतान कर सकती है। ये हमको इंटरनल न्यूज पता चला है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि अपना रोक हटाने के लिए अब इसके पास कोई उपाय नहीं है बिना भुगतान किए 220 करोड़ का। हो सकता है कि इनके तरफ से बोला जाए कि हमको 10-15 दिन का टाइम दीजिए, हम एडवाइस भेज रहे हैं अपने ब्रांच को और भुगतान भी 10-15 दिन में हम कर देंगे जिनका मैच्योरिटी पूरा हुआ है और जो लोग कंप्लेन किए हुए हैं। लेकिन इसका रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप हमारा रोक हटाइए ताकि हम पैसा इन्वेस्ट नया ले सके। जो कि हटेगा कि नहीं हटेगा अभी इतना जल्दी तो हमको नहीं लगता है हटेगा, क्योंकि
पहले सरकार बोलेगी या कोर्ट बोलेगी कि पहले टोटल भुगतान करिए, लेकिन ये भुगतान करना तभी शुरू करना चाह रही है जब क्या री इन्वेस्ट इसका चालू हो जाए, कि 50% भी अगर भुगतान होता है तो 50% री इन्वेस्ट संभव हो सके। ये मेरा अनुमान है, जो कि लेकिन अगर नहीं कर रही उससे अच्छा है कि कुछ भी तो शुरू करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके पास 200 करोड़ भी नहीं है, पैसा है और शुरू भी कर सकती है। इसको हम लोग निगेटिव नहीं लेना चाहिए। जैसे टीडीएस जमा की तो कहीं ना कहीं से पैसा आया तभी ना जमा की, चाहे वो कितने 10% लोगों का की है। और ये टीडीएस जो है वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं वो बिहार की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि तो मेरा यही कहना है कि यही काम अगर टाइम पे हो गया रहता तो सबका बेनिफिट रहता। वैसे ही अगर भुगतान ये टाइम पर अपने से शुरू कर दे रहती तो जो रोक लगा हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट का वो नहीं लगता, धीरे धीरे कंपनी शुरू हो गई। लेकिन इन्होंने साफ ब्रेक लगा दिया था कि 1 रुपया भी ऊपर से नहीं आएगा और नहीं भुगतान होगा। अभी जो अलग अलग 2 स्कीम चला रही है, एक तो है जो सहारा ई वॉल्स, जो कि कॉस्मो वर्ल्ड एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके तहत ये ई व्हीकल जैसे स्कूटी बनाने का काम कर रही है। तो उसमें है क्या कि कहीं ना कहीं से, जैसे विंड्स था इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ये है स्कूटी बनाने का, तो सीधा इसको चलने आज तक आया ही नहीं। इसमें भी ये कर रही है कि 35,000 रुपया आप देके और हायरिंग पे दे दीजिए अपना बैटरी। कुछ ना कुछ रास्ता इसमें खोजती है जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट करा सके, जबकि क्लियरली इसके टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि जो भी है, ये कंपनी का नाम कॉस्मो वर्ल्ड, बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है और पार्टनरशिप फॉर्म में इतना बड़ा बिजनेस ही शुरू कर दी है। इसीलिए क्योंकि ये वहां पे SFIO अप्लीकेबल नहीं हो, सोसाइटी पर, पार्टनरशिप फॉर्म पर, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अप्लीकेबल या कंपनीज एक्ट नहीं होता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। तो जो भी इसका धंधा अभी आप लोग देखेंगे वो पार्टनरशिप फॉर्म में है या सोसाइटी में है, क्योंकि वहां उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है और नियम कानून उस स्तर का नहीं है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी ये स्कूटी बेच रही है। आप हीरो इलेक्ट्रिक होगा, ओकाया होगा, सब देखिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए हुए है, लेकिन इसका स्कूटी ये पार्टनरशिप फॉर्म में बिक रहा है। अब बिक क्या रहा है, फिर इसमें भी एक पेच लगा दी है कि 35,000 दीजिए और एक बैटरी का हम आपके नाम पे कर देंगे या कुछ ऐसा एग्रीमेंट करेंगे जिससे कि आपको हायरिंग चार्ज पर मंथ मिलेगा। देखिए फिर कहीं ना कहीं से आ गया इन्वेस्टमेंट, उसका रिटर्न, फिर ये इनकम टैक्स में जाएगा, फिर टीडीएस का लफड़ा आएगा। हायरिंग चार्जेस पे भी टीडीएस अप्लीकेबल है, 30,000 से ज्यादा अगर देते हैं तो 194C में, तो फिर फंसेगा। फिर पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ आप लोगों को पता नहीं चलेगा कौन मालिक है, कौन पार्टनर है, कौन कंट्रोलर है। सब जगह सहारा का एड्रेस देके GST नंबर लिया हुआ है, सहारा का हेड ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है और नाम में सहारा कहीं नहीं जुड़ता है इसके, कॉस्मो वर्ल्ड, ताकि लोग को पता नहीं चले कि सहारा है। क्योंकि इसका इतना गुडविल खराब हो गया है कि जो भी स्टाफ हैं चाहे एजेंट है कहीं बताना नहीं चाहते हैं कि हम सहारा में काम कर रहे हैं। मेरा कहना यही है सजेशन कि विंड्स हो चाहे स्कूटी वाला स्कीम हो, सोच समझ के पैसा लगाइएगा और अपने रिस्क पे लगाइएगा। बाद में सरकार पे को मत बोलिएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन इसको पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों दिया। अरे एक आदमी के चलते पूरा इंडिया नहीं ना चल रहा है। आप लोग बोलते हैं कि हम 10 लाख एजेंट्स हैं और 20 करोड़ इन्वेस्टर हैं, तो दुनिया में इतने लोग नहीं ना है, 150 करोड़ जनसंख्या है इंडिया का। ठीक है सहारा में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन सारा लोग सहारा में इन्वॉल्व नहीं है। तो सब काम छोड़ के हर एक रेगुलेटर चाहे सेबी हो चाहे खाली सहारा के पीछे नहीं ना रहेगी। कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में जो इसका मामला है MB वैली वाला, उसमें 100 दिन से ज्यादा सुनवाई हुआ है, उसके बावजूद भी नीलामी नहीं हो सका है अभी तक। और ये इसको खाली 25,000 करोड़ रुपया रिफंड करने का था, जिसके लिए सब पैसा इसका सीज है, नहीं दे रही है। ये सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, रजिस्ट्रार हो, सबको घुमाए हुई है आज 10 साल से। अच्छी रहिए, अगर स्कूटी भी खरीदना है तो सहारा का खरीदिए, चुपचाप खरीदिए और अपने घर ले आइए पैसा देके। ऐसा नहीं कि हमारे पास आप पैसा दे दिए, आपका स्कूटी हम ओला उबर को देके और हायरिंग करेंगे, वो हमको पैसा देगी। कितना पेच वाला धंधा है आप लोग सोच लीजिए। कोई कंपनी ऐसा स्कीम नहीं लाई, ये निकाल के लाई है। इसके मैनेजमेंट के पास कितना दिमाग है जिससे पब्लिक को घुमा के पैसा उससे उठाया जा सके और ताकि इसका काम चलते रहे। तो सही कहीं ना कहीं से इसको स्कीम लाना होगा जो कि ट्रांसपेरेंट है, लोगों को विश्वास फिर से बैठ सके। तो उम्मीद कम है, लेकिन इस तरह के करने से न सहारा बचने वाली है, नहीं
सहारा श्री बचने वाले। एक बात और कि आप लोग फिर से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सजेस्ट कर रहा है कि SFIO को अपना कंप्लेन लेटर आप लोग भेजे, तो ये एकदम गलत है। अभी SFIO को आप लोग जानते नहीं हैं, ये कोई सरकार नहीं है और जिसके पास अपना आप लोग शिकायत भेज रहे हैं, एकदम गलत है, नहीं भेजना चाहिए। नहीं तो जो लोग भेज रहे हैं उन पे भी कार्रवाई हो सकता है। किस नियम, किस एक्ट में लिखा हुआ है कि SFIO को आप कंप्लेन अपना भेज सकते हैं? हमको तो नहीं लगता है कहीं भेज सकते हैं। अगर भेज रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों को कंप्लेन करना है तो CRC में करिए, रजिस्ट्रार जिम्मेवार हैं। आपको DM को करना है तो उसमें उसके लिए भी एक्ट है बिहार में, और लमसम हर एक स्टेट में कोई ना कोई एक्ट होगा जिससे कि डिपॉजिटर इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो उस एक्ट में अगर प्रावधान है तब DM को देना है, जिसके चलते DM को कार्रवाई करना पड़ेगा। CRC में भेजिए। QSOP का है तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, DM को दे सकते हैं। तो जिस स्कीम में, जिस कंपनी में आपका पैसा है, उसका कंपनी का नाम और कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कि उसका संविधान कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, उसको करिए। SFIO तो फ्रॉड का जांच कर रही है, उसको आप लोग भेज के उसके काम को डिस्टर्ब नहीं करें। नहीं तो वो एक तरह के CBI की तरह है, जो भेज रहे हैं उनका भी अगर पल्ला ये खोल दी किताब, तो इसीलिए अपना आप लोग गलती करके खुद अपने आप नहीं फंसे। जो तरीका है कंप्लेन करने का, उसी तरीके में सिस्टम में ही रहे। धन्यवाद।